लेके इनकी राम यात्रा निकलेगी। जो बुराड़ी के बारे में पढ़ोगे, उसके स्कूल के बारे में, तो 50-50 तक अपने करियर को शेप करें। तो ये थे यहाँ पे मैं तुझसे हमारी भारतीय जो धरोहर है उसके बारे में जाने, और हम सारे हिंदू नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ जनकपुरी के अंदर और जनकपुरी में एक प्रोग्राम किया जा रहा है यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी की तरफ से, और उनके जो पदाधिकारी है वो हमारे साथ है। बातचीत करते हैं कि जो आज ये रैली भी निकालेंगे, रैली का मकसद क्या है। जो 2 साल हो चुके हैं राम मंदिर बने, जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना था उसको 2 साल हो चुके हैं, उसको लेके इनकी राम यात्रा निकलेगी और इनका क्या मकसद है जानने की कोशिश करते। सर पहले नाम बताएं। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम अनिकेत सांगवान है। मैं यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए। नमस्कार जी, मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है। मैं YSS का दिल्ली इंचार्ज हूँ। सागर पराशर राम है जी। और ये बताइए, ये जो आज आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो, क्या है प्रोग्राम और मकसद क्या है इसका? मकसद ये है भारत को एक करना। अब 22 जनवरी आज इस दिन राम मंदिर की राम प्रतिष्ठा हुई थी, राम भगवान की, तो उस उपलक्ष्य में 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो आज अपना ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को थोड़ा अपने सनातन की तरफ भी अट्रैक्ट करवाना और थोड़ा इस तरीके से उनको एक मोटिव देना कि यहाँ सनातन जो है वो इंसान को जीवन शैली सिखाता है जीने की। एक इंसानी जीवन को जो जीने का तरीका है वो सनातन ही है। ये यूथ क्या है? यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी। यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी हमारा प्लेटफॉर्म है। मेन हमारा ये अपना ग्रुप बना रखा है हमने, जिसमें हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया के लगभग यूथ धीरे धीरे टैप कर करके हम लगभग सारे अपने साथ ज्वाइन करा रहे हैं। ये यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी वो है जो सोसाइटी के लिए स्टैंड लेता है। सोसाइटी में हो रहे दुष्प्रचार, धर्मांतरण, जिहाद, इन सभी गहन मुद्दों पर जो देश के युवाओं को बहलाने, फुसलाने और भटकाने का कार्य कर रहे हैं, उसके विरोध में स्टैंड लेता है। कितने समय पहले बना था इससे? 3 से 4 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को जी। मतलब कि जो आपने बताया कि जो जिहाद को लेके या जो धर्मांतरण होते हैं, सब इन्हीं के लिए आप लोग काम करते हो या कुछ और भी करते हो? जी, हम सोसाइटी के लिए भी स्टैंड लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। YSS के माध्यम से समाज में कोई भी किसी भी युवा को किसी भी प्रकार की समस्या, सामाजिक समस्या होती है, उसमें YSS उनकी पूर्णता मदद करता है। ब्लड डोनेशन कैंप्स लगभग आज हम YSS के थ्रू पिछले 5 साल में 10,000 यूनिट से ज़्यादा ब्लड भी डोनेट कर चुके हैं। ब्लड डोनेशन कैंप, उसके अलावा एजुकेशन ड्राइव, प्लांटेशन ड्राइव, गौ रक्षा और सारी इतनी अच्छी सोसाइटी रिलेटेड अच्छे काम हैं। सारे कामों में अपने सारे हर तरीके के सहायता वाले लोग हैं, हर तरीके से हर काम में आगे से बढ़कर काम करते हैं सारे। ये राजनीतिक संगठन है सामाजिक? नहीं, सामाजिक राजनीतिक कुछ नहीं है, सिर्फ सोसाइटी एंड नेशन फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि कहते हैं कि जब भगवा अगर गले में पहन लिया तो सीधे सीधे बीजेपी से मेंटालिटी लोगों की चेंज करने आया है कि भगवा पहनना मतलब ये नहीं कि कट्टरवाद है। भगवा पहन के ही लोगों को जीवन शैली सिखाएंगे कि यही तरीका है इंसानी जीवन जीने का। सार्थक भाई से पूछो, सार्थक भाई है अपने। सार्थक भाई जरा हो ना तुम। थोड़ा नाम बता सर, इधर ही शायद आ जाओ। नाम क्या आपका? सार्थक भगत। आपका परिचय दीजिए। सार्थक भगत मेरा नाम है। YSS का मैं को-फाउंडर और नेशनल इंचार्ज। मुझे थोड़ा बता कि क्या काम करती है ये यूथ जो है? सर, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली समाज के अंदर जो भी ऐसी मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर कुछ हल आना चाहिए, उस पर हम कार्य करते हैं। अभी रिसेंटली हमने 3 दिन पहले क्रिश्चियन मिशनरीज़ का स्कूल बुराड़ी के अंदर हमने एक एजेंडा को बस्ट किया, जिसके अंदर हमको काफ़ी सहायता मिली प्रशासन की। उस पर कार्रवाई। क्रिश्चियन मिशनरी बुराड़ी का स्कूल था, सेंट माउंट ओलिवेट स्कूल, जिसमें विवाद था। YSS ने उस पर टेस्ट को लीड किया। हमने वहाँ पे जाके ज्ञापन दिया, अपनी 9 डिमांड रखी। प्रशासन ने हमारे को सहायता दी। 9 डिमांड पर मैनेजमेंट ने स्कूल के और दिल्ली जो एजुकेशन बोर्ड है उसका जो डेलीगेशन आया था, दोनों ने सिग्नेचर किए कि ये सारी चीज़ों पर हम अग्री करते हैं और 9 पॉइंट में से अगर कुछ का भी उल्लंघन होता है तो हम उस स्कूल की मान्यता रद्द करवाने के लिए लड़ेंगे और करवा के रहेंगे। तो हमारा काम धर्म के साथ साथ समाज के लिए भी हम काफ़ी ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिस पे बात होनी चाहिए। हमने यमुना क्लीन करी है, अगर हमारे पे सोशल मीडिया हमारा देखो, हम यमुना क्लीन करते हैं, हम पेड़ लगाते हैं, हम ऐसे सारे समाज के लिए कार्य करते हैं। इसका मतलब यही है कि समाज से जुड़ा जो भी कार्य होगा वो हम करें। समाज से क्या मतलब कि जैसे आपने कहा कि स्कूल में कोई दिक्कत आ रही थी, वो उसको स्कूल को ही बंद कराया, उसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी हमारा देखो, बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारा उद्देश्य नहीं है कि किसी की शिक्षा खराब करना, लेकिन अगर स्कूल के अंदर जो जिसको बोला जाता है कि वो शिक्षा का मंदिर है, अगर स्कूल के अंदर एजेंडा चलेगा क्रिश्चियन मिशनरीज़ का, वहाँ पे बच्चों को
बोला जाएगा। वहाँ पे ऐसी खबरें थी, अगर आप जो बुराड़ी के बारे में पढ़ोगे उसके स्कूल के बारे में, तो 50-50 उठक बैठक लगाए जाते थे नॉन क्रिश्चियन स्कूलों के बच्चों से। जो नॉन क्रिश्चियन बच्चा था उससे उठक बैठक लगाए जाते थे। क्यों? क्योंकि वो हालेलुया नहीं बोलता, वो बाइबल के कोट पे एग्री नहीं करता, वो मतलब अगर क्रिश्चियन मिशनरीज़ की एजेंडा जिस भी स्कूल में चलेगा और उसको हम ख़त्म करेंगे, यही हमारा समाज का कार्य है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ है। अगर देश की डेमोग्राफी, देश का पॉपुलेशन में अगर कन्वर्जन होगा तो वो देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है, और ऐसे मुद्दे को हम उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। तो जैसे अब स्कूलों में शिक्षा पे, अगर जो शिक्षा पे सिर्फ शिक्षा पे बात होनी चाहिए। स्कूल है जहाँ पे साइंस पढ़ाई जाए, मैथ्स पढ़ाई जाए, हिस्ट्री पढ़ाई जाए, बायोलॉजी पढ़ाई, स्कूल है तो उसको स्कूल तक सीमित रखो ना। कई बार क्या होता है कि शिक्षा महंगी भी होने लगी, कॉलेज की फीस बढ़ चुकी है और प्राइवेट स्कूलों की भी फीस बढ़ चुकी है, सरकारी कॉलेज डेमोलाइज होने लगे, मतलब कि एक तरह से ख़त्म होने लग रही है। और बहुत से कि पहले क्या होता था कि जैसे आउट ऑफ दिल्ली से जो बच्चे पढ़ने आते थे वो यहाँ पे एडमिशन भी लेते थे और हॉस्टल में भी रहते थे, लेकिन अब वो ना तो एडमिशन ले पाते ना ही हॉस्टल में रह पाते, महंगाई की वजह से। नहीं, महंगाई तो देखो, महंगाई मैं अगर कहूँ कि आप बाकी शहरों के हिसाब से देखोगे तो दिल्ली तो सबसे सस्ता मिलेगा आपको। अगर आप मुंबई बेंगलोर की हालत देखोगे तो वहाँ पे दिल्ली उस मुकाबले में हर चीज़ में सस्ता है। यहाँ पर पढ़ाई अगर आपको प्राइवेट, दिल्ली में भी कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे दिक्कत हो रही है एडमिशन में। अगर देखो ऐसा होता है ना कि अगर कोई कॉलेज बहुत महंगा है तो उस महंगाई को कम करने का एक अलग मुद्दा है। देखो आपके पास सरकारी स्कूल, वही बात होगी ना, ट्रेन तो आपको, आप लोग आवाज़ तो उठाते हाँ बिल्कुल। देखो अगर कोई स्कूल की हाई फीस बढ़ेगी या स्कूल प्रशासन के अंदर या ऐसा कुछ एजुकेशन फील्ड में किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा मुद्दा बनता है और हमें लगता है कि उस पर बात होनी चाहिए तो हम उस पर उठाते हैं। अभी हम यूजीसी का मुद्दा जो है सरकार के विरुद्ध में है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चेंज हो गया अभी जो मतलब मुद्दे के रेगुलेशन है, अगर वो नई सरकार पलटी तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे। यूजीसी को दोबारा बहाल कराना चाहते हैं। हाँ, जो उन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए जिस तरीके से उन्होंने किया है तो उसके लिए हमारे साथ छत्तीस बिरादरी जो है वो सारी एकजुट होकर उस पर बात करेगी। अगर वो हमारे समाज के लिए खतरा होगा वो बिल, उसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी तो हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी खराब बताया गया है, उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशानी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो एनईपी में क्या है कि सिलेबस जो चेंज होने लग रहा है और मतलब कि पढ़ाया कुछ जाता है और जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें क्वेश्चन कुछ और होते हैं। ये भी मुद्दे हैं। ये मुद्दे, अगर ऐसे मुद्दों के अभी हम वो नहीं है, अवेयर नहीं है, क्योंकि देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो पॉलिसी आपको मार्क्स तक सीमित नहीं रखती कि अगर 10वीं में आपके 90 मार्क्स 80 मार्क्स आएंगे। हाँ, सिलेबस चेंज तो देखो, सिलेबस चेंज तो होना ही ज़रूरी है। देखो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सिलेबस चेंज होकर नहीं आ रहा और अगर बच्चों को बचपन से वही नहीं पढ़ाया जा रहा जो वो पढ़ना चाहते हैं तो उस पॉलिसी का फ़ायदा क्या हुआ? पॉलिसी तो लाई इस बेसिस पे गई ना। क्या चीज़ बढ़ाना चाहते हैं? जो बच्चे को भारत का इतिहास, विज्ञान, भूगोल और जितना भी मैथ्स, ये सब चीज़ें, और बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें है वो, जो बच्चा अगर किसी में स्किल अच्छा है, कोई अच्छा लिखता है तो उसको लिखने में वो कैसे आगे बढ़ सकता है, वो सब चीज़ें, तो उस पर्टिकुलरली थोपा ना जाए किसी भी तरीके की चीज़ों को कि तेरे को यही करना है। उसको अलाउ किया जाए कि वो जो करना चाहता है वो उसमें अपने करियर को शेप करे। तो ये थे यहाँ पे यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी से संबंधित रखने वाले लोग जो आज यहाँ पे राम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, और इनकी शोभा यात्रा कहाँ तक कामयाब होती है और कितनी सक्सेस होती है, क्योंकि शोभा यात्रा के दौरान उड़गन की भी खबरें आती है। मैडम थोड़ा आप बताएं कि आप इस शोभा यात्रा में भजन गाती हूँ मैं। भजन गाती हूँ मैं। अच्छा, भजन गाते हो, एक भजन तो सुना दो, इसको छोड़ो। अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसको थोड़ा बंद करो। आजा पहले थोड़ा परिचय दे दीजिए, उसके बाद परिचय। मेरा सुनीता शर्मा नाम है। हम ये मंदिर से बिलोंग करते हैं, मंदिर से ही, और राम जी के भक्त हैं। और ये आज जो राम जी की प्रतिष्ठा हुई थी इसके उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। और मैं भजन भी गाती हूँ, तो मैं राम जी का भजन गाती हूँ। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं सुनीता अवस्थी त्रिपुरा की शिव मंदिर को बिलोंग करती हूँ, जनकपुरी B1। और आज हमारा बहुत शुभ दिन है। 2 साल के बाद हम तीसरा सेलिब्रेशन कर रहे हैं राम शोभा यात्रा का, जो अयोध्या में मंदिर बना उसका सेलिब्रेशन है। और हम अपने यूथ के साथ खड़े हैं और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भजन तो सुना दो अच्छा सा, इसको छोड़ दो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं,
हे रोम रोम में बसने वाले राम, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, ओ तुम संग नाता जोड़ चुकी हूँ, तुम संग नाता जोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे क्या तुझसे मांगो, नाथ मेरे क्या तुझसे मांगो, तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी, ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। सियापति रामचंद्र की जय। थोड़ा राम के बारे में तो बता दो, राम जन्म कब हुआ था? राम जी जो हमारे हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक हैं। राम जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में हमारे राम सबसे उच्च श्रेणी में आते हैं। सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। थोड़ा जन्म कब हुआ ये था? आदरणीय हमारी ये हमारे आदरणीय है। जय श्री राम। क्या पूछना चाहते हैं आप? राम का जन्म कब हुआ था? राम का जन्म 1600 द्वापर युग में हुआ था, त्रेता युग हुआ था उनका युग। कितने साल हो गए? हजारों, 5000 वर्ष से ज़्यादा हो गए। हाँ जी। साल नहीं मालूम कितने साल साल नहीं पता। हाँ जी। क्या पहले तो श्री रामचंद्र का जन्म आज हुआ है, जब अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो हमारे लिए दोबारा आज उनका नया जन्म हुआ है। ऐसा ना कहता है 4 धाम की यात्रा जब श्रवण कुमार ने की थी उसके बाद ही जन्म हुआ था ना? बिल्कुल। तो 4 धाम कब बने थे? 4 धाम तो भैया उतरी तो क्या चीज़? क्या 4 धाम कब बने थे? हाँ, गंगोत्री। भाई साहब देंगे इसका जवाब। आप कौन से 4 धाम है? गंगोत्री। नहीं, कब बने थे वे? कब बने थे? वो तो बहुत इतने प्राचीन है, उनके लिए कई वर्ष कहीं उल्लेखित नहीं है। वो तो पुरातन है, बहुत पुरातन, बहुत पुरातन। नहीं है, कितने वर्ष पहले बने कहीं उल्लेख नहीं है उसका, क्योंकि आयु 1100 साल पहले बने थे। कितने? 1100 साल पहले 1107 में बने थे, लेकिन उसकी असल 1107 में नहीं बने थे। शंकराचार्य ने 4 धाम स्थापित किए थे। इसके वो बाद बात अलग है, वो उन्होंने बाद में तो वो पहले ही बन चुके थे। कोई आज नहीं, उन्होंने तो धर्म, हिंदू धर्म को इकट्ठा करने के लिए, संगठित करने के लिए 4 मठ बना दिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ताकि सारे लोग जो है हिंदू धर्म के साथ जुड़ सकें। उनका कार्य यही था कि हिंदुओं को जोड़ना। 4 धाम की यात्रा श्रवण कुमार ने की थी, उसी के बाद ही तो हुआ था ना ये सारी चीजें। नहीं, 4 धाम तो पहले ही थे। केदारनाथ पहले ही था, जगन्नाथपुरी पहले ही था। शंकराचार्य जी के बाद ने उन्होंने तो 4 धाम बनाए। हमारा इस जहाँ जो मकसद है, जो मुद्दा है इस शोभा यात्रा को और कहते हैं ना अखंड बनाने के लिए, हम चाहते हैं हमारे सारी युवा पीढ़ी इसमें जुड़ी है। 10,000 से ऊपर की संख्या में युवा पीढ़ी जुड़ी है। सारी माताएं, सारी बहनें, सारी एकत्रित हो रही हैं इस यात्रा के लिए। और हम इस शोभा यात्रा को इतना विशाल बनाना चाहते हैं कि हर साल 22 जनवरी का दिन हिंदुस्तान में याद रखा जाए। और ये दिन भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसको छुट्टी के तौर पर सरकार की तरफ से इसकी भी घोषणा हो जाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कहते हैं ना आशीर्वाद होगा कि श्री राम जी के प्रति ये हमारा एक संकल्प होगा, एक हमारी तरफ से एक प्राण प्रतिष्ठा के तौर पे ये एक हमारा संकल्प भी। और महिला को क्या कहना चाहोगे? महिला शक्तिकरण जो है वो बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। और हम चाहते हैं हमारी जो यूथ की लड़कियां हैं, जितनी कॉलेज की छात्राएं, स्कूली छात्राएं हैं, आजकल बच्चे आपने देखा है ज़्यादातर सेल फोन पे जुड़े रहते हैं। हम कहते हैं हम उनको धर्म के साथ जोड़ें, हमारी बच्चियां आए धर्म के साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे भारतीय ज्ञान के बारे में, हमारी भारतीय जो धरोहर है उसके बारे में जाने। और हम सारे हिंदू सनातनी एक हो जाए। जब भी एक हिंदू आवाज़ दे, हिंदू अलग होता है, सनातनी अलग होता है, दोनों एक। हिंदू और सनातनी भाई साहब एक ही हैं। सनातनी धर्म हिंदू धर्म का ही है। ये कहते हैं सनातन धर्म की जय बोला नहीं, जाता है ना, हिंदू धर्म की सनातनी जय बोलते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म की धरोहर है। आप जितने भी जो हमारे सनातनी भाई बहन है ना, हम सारे हिंदू हैं।
हिंदू और सनातनी कोई अलग नहीं है, ये एक है। नहीं, कई बार नेता भी कहते हैं सनातन नहीं, को लोग बचा। बांटते हैं, विचारधारा बांटते हैं, बट हिंदू एक है, सारे ही सनातनी है। हिंदू धर्म की जय बोलनी चाहिए, सनातन धर्म की। सनातन धर्म की जय, तो हिंदू धर्म, क्योंकि सनातन धर्म ही है जो हिंदुओं को एक करने का। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। एक मिनट, सनातन का क्या अर्थ है? सनातन का मतलब सबसे प्राचीन धर्म। हिंदू उसके बाद जातियां बटी, पहले सारे हिंदू थे। सनातन का मतलब है सबसे प्राचीन अटल सत्य, वो सनातन है। इसीलिए सनातन धर्म की घोषणा की जाती है। आज जो सरदार निकले हैं, जैन, सब हिंदू से सनातन धर्म में से निकले हैं सारे, कोई अलग तो था ही नहीं। इवन मुसलमान भी। हाँ, यही जानना है कि सनातन का अर्थ है सत्य और प्राचीन। तो ये थे तमाम, ये हो गया, ये थे तमाम लोग जो यहाँ पे आए थे सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन सनातन और हिंदू में फ़र्क जो है कुछ समझ नहीं पा रहे। अब मैडम ने बताया हमें, तो काफ़ी देख सकते हैं पीछे काफ़ी सारे लोग हैं, सभी के गले में पटका भी है। और मैं विजय पुनिया, तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।